हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप? आज का ये जो अपना टॉपिक आपको सामने दिख रहा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस इशू है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट देखी थी, जिसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर आप यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं। आज के इस टाइम में पता नहीं क्यों पर ऐसा हो रहा है कि हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें इतनी बड़ी एग्जाम है, इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उस एग्जाम को सीरियस नहीं लेना है और उसे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे क्लियर करना है। ये बहुत गंभीर समस्या है आज की जनरेशन के साथ में। मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स भी देखे हैं जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाते हैं और आपको ये लगता है कि उन टॉपिक्स के सहारे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता ना तो आप ये लगा लीजिए कि आज हर किसी के पास में हर कोई सा एग्जाम क्लियर होता। एक 12th का छोटा सा एग्जाम होता है और उस एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर कोई सवाल नहीं आता है। उसके बावजूद उस एग्जाम के क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो फिर सीएसआईआर नेट, जो कि इंडिया लेवल का एक एग्जाम है, इसमें कैसे हम टॉपिक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप ये चंद टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया का जितना उपयोग अच्छाई के लिए हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा उपयोग मिसगाइड करने के लिए भी हो रहा है। 1 मंथ एग्जाम स्ट्रेटेजी, 1 वीक एग्जाम स्ट्रेटेजी, क्या नेशनल लेवल की एग्जाम्स 1 महीने, 1 वीक, 1 दिन के अंदर क्लियर की जा सकती है? आप जरा सोचिए इस बात को। अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। पर बीइंग स्टूडेंट आप खुद देखिए कि यदि 1 महीने पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाए तो जो बच्चे 2-2 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पहले उनका क्यों ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे बस यही चाहते हैं कि हर यूनिट में उन्हें 5-6 टॉपिक्स बता दिए जाएं और वही करके जाएं और उससे उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलिए जिसका एग्जाम क्लियर हुआ है और एक बार उससे पर्सनली पूछिए कि क्या आपने सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़कर एग्जाम क्लियर किया है या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर के एग्जाम क्लियर किया है। आपको आंसर मिल जाएगा। रैंडमली आप यूट्यूब के ऊपर किसी के इंटरव्यू ना देखें, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास भी कोई इंटरव्यू देने के लिए आएगा तो मैं उससे वही बुलवाऊंगा जो मुझे सुनना है। मैं उसे पहले ही कह दूंगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऐसे ऐसे आंसर देने हैं। तो आप पर्सनली किसी से मिलिए, आपके सीनियर्स आपको मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे। आप उनसे जरा पूछिए कि क्या आपने भी हर यूनिट के 6-6 7-7 टॉपिक पढ़कर ही एग्जाम क्लियर किया है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप उस व्यक्ति से मुझे मिलवा दीजिए जो इतना भला काम कर रहा है, इतने कम टॉपिक्स में बच्चों के एग्जाम क्लियर करवा रहा है। इस चीज को थोड़ा सा ना सीरियस लीजिए। ये और कुछ नहीं है, आपके साथ में एक छलावा है जिसमें आप का टाइम ही वेस्ट होना है। आप मिसगाइड हो रहे हो। यदि मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस पढ़ के चले जाइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ के चले जाइए और प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ के चले जाइए, आपके 6 में से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है।
आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात पे भरोसा करके एग्जाम देने जाते हैं एंड देन ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आपकी फेलियर का जिम्मेदार मैं हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर मैंने आपको ट्रस्ट दिलवाया अपनी बात पे, और मैंने आपको कहा कि आप ये पढ़ के जाइए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी फेलियर का जिम्मेदार मैं माना जाऊंगा। आप ऐसा ना करें। आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की। ऐसे टॉपिक्स के भरोसे एग्जाम नहीं क्लियर होते हैं। आज के सेशन में मैं आपसे 7 सिंपल टॉपिक्स, सिंपल पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर आप उन्हें फॉलो कर पाते हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा आपके साथ में। नहीं कर पाते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, उसे टारगेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, और जितनी मेहनत के साथ आप एग्जाम क्लियर करेंगे ना, आपको अपनी सक्सेस में उतना ज्यादा मजा आएगा। मैं अब बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले, आप चाहे XYZ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस एग्जाम को समझें। क्या है वो एग्जाम, कौन से बच्चे एग्जाम देखते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, किस लेवल का एग्जाम है। अगर आपको एग्जाम का फॉर्मेट समझ में आता है, आपको उसका सिलेबस समझ में आता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो खामखा समय जाया ना करें। आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक इंडिया लेवल की एग्जाम है, पहले तो उसे रेस्पेक्ट दीजिए। उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो तो चलो अच्छा पैटर्न है CSIR का, हर यूनिट से इक्वल नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको CSIR अगर एग्जाम देना है तो आप पहले CSIR के सिलेबस को पढ़िए। आप अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, उनसे पूछिए क्या होता है एग्जाम, कैसे होता है। अगर कोई जेन्युइन वीडियो मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर जिसमें एग्जाम पैटर्न समझा रखा हो और बातें ना कर रखी हो, आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको उससे समझ में आएगा, आइडिया लगेगा, और ज्यादा नहीं तो एक बार खुद एग्जाम दे के देख लीजिए। अब यदि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ रहा है तो अब CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं CSIR की बात कर रहा हूं अभी मेनली। पहला पॉइंट हर एग्जाम के लिए है, ये पॉइंट CSIR के लिए है। सॉरी। आप कम से कम 8 यूनिट्स जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट करिए। अगर आपको कोई ये कहता है कि इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात सही नहीं है। सभी यूनिट से इक्वल क्वेश्चन आते हैं। आप 8 यूनिट अच्छे से सेलेक्ट करिए जो आपको पसंद हो। आप बायोकेमिस्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर सेलेक्ट करें, अच्छी यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री कई सारी यूनिट्स को कनेक्ट करती है, आप इसे जरूर सेलेक्ट करें। आप सेल बायोलॉजी एंड मोल बायोलॉजी भी जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों यूनिट भी काफी यूनिट्स को कनेक्ट करती है। आप प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी में से चॉइस ले सकते हैं। मैं प्लांट वाले स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इजी यूनिट होती है, ऐसा कुछ उसमें एनिमल से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है। आप वो पढ़ के जा सकते हैं अगर आप पढ़ सकते हैं तो। बाकी बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपको जो 8 यूनिट सेलेक्ट करनी है वो 8 यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद में जो बची हुई 5 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स होती हैं टोटल, बची हुई 5 यूनिट्स हैं, उनमें से आप जितना पढ़ पाए उतना पढ़ के चले जाइए, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ के चले जाइए। अगर आप 8 यूनिट अच्छा प्लस जनरल एप्टीट्यूड साथ में रखिएगा भाई, ये बात मैं पहले ही कह देता हूं। सिर्फ 8 यूनिट के भरोसे एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं तो आप ये तो मान लीजिए कि 100% एक्यूरेसी तो आपको मिलेगी नहीं। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो,
आपने चाहे कितना भी अपने नोट्स को एक एक लाइन को रट्टा मार रखा हो, 100% एक्यूरेसी तो आप नहीं कर सकते। ये तो आप यूनिवर्स का रूल ब्रेक कर दोगे यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आप 8 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करें प्लस जनरल एप्टीट्यूड करें एंड देन एग्जाम के अंदर जाके टारगेट करें कि आपको 200 में से 150 प्लस का पेपर टारगेट करके आना है। तो माइनस में कट कटा के नेगेटिव मार्किंग होकर के आपका एग्जाम क्लियर होने जैसा मार्क्स आ जाएगा। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि 8 यूनिट होनी चाहिए आपकी पसंद की, जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए। मैं आपसे फिर कहूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे ना जाए। CSIR नेट एग्जाम में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद का 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस रहा है CSIR के साथ में, अभी भी मैं CSIR से जुड़ा हुआ हूं। आप मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हुए देखा है और ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हुए देखा है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस टॉपिक करके चले जाइए, तो फोटोसिंथेसिस कोई बहुत छोटा टॉपिक है क्या? फोटोसिंथेसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक अकेले फोटोसिंथेसिस को यदि क्लास में ढंग से करवाया जाए तो कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं। तो आप सोचिए कि किसी ने ये कह दिया फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, तो फोटोसिंथेसिस के नाम पे उसने 1/4 प्लांट फिजियोलॉजी बता दी आपको। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई बहुत गारंटी के साथ में कहता है कि भाई ये टॉपिक्स करके चले जाइए, तो आप जरा CSIR के पुराने क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस और उनके नोट्स मैच कर लीजिए। क्या उनके नोट्स में से सवाल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपको यह पता चल जाएगा कि सवाल उनके नोट्स में से है ही नहीं। तो फिर किस बात की गारंटी ली जा रही है कि टॉपिक्स में से सवाल आ जाएंगे? आप अपनी पसंद की 8 यूनिट करके जाइए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, एक शेड्यूल बनाइए स्टडी के लिए। हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, किसी से अपनी तुलना मत करिए। कोई बायोकेमिस्ट्री चुटकियों के अंदर सॉल्व कर सकता है, किसी को बायोकेमिस्ट्री महाभारत लगती है, किसी को टूल्स एंड टेक्निक्स आज तक समझ में नहीं आई है और कोई टूल और टेक्निक का मास्टर है। तो आप किसी से भी तुलना ना करें, आप अपने पेस के साथ अपनी रेस में दौड़िए। अगर आप दूसरों की रेस देख करके अपनी रेस को कम या ज्यादा करेंगे तो नुकसान आपको होगा। वो अपनी पेस से दौड़ रहा है, उसे कभी नुकसान नहीं होगा। आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में कितने दिन लग रहे हैं, आप उस हिसाब से डेज सेलेक्ट करिए। मैं यदि आपसे यह कहता हूं कि एक दिन में बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए, तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो किसी को यह बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई बोल भी रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ना करें। आपको कितना टाइम लग रहा है बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करने में, आप उतना टाइम दें, ना कि जितना टाइम आपसे कहा जा रहा है। देन आपको हर यूनिट को जो आपने सेलेक्ट करी है उनको 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, कभी 3.5 दिन, जितना टाइम आपको रिवीजन करने में लग सकता है आप उतना टाइम उस यूनिट को दें और उसे अच्छे से रिवाइज करें एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ में। आपको टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है। 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कुछ नहीं होता। पढ़ाई करते टाइम पर जब आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहें। ये टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ भी नहीं है। ये बात मैं खुद सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत सीरियस इश्यू है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे, आप टॉपिक्स को प्रायोरिटी दीजिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर मुझे एंजाइम काइनेटिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो मैं ये करूंगा कि अभी एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है तो पहले हार्ड टॉपिक को पढ़ लूंगा,
क्योंकि अगर उसमें थोड़ा टाइम लग भी जाता है एक्स्ट्रा, तो मैं आगे सिंपल टॉपिक्स के साथ उसे कंपेयर कर लूं, कंपनशेट कर लूं। अगर मैंने सिंपल सिंपल टॉपिक पहले पढ़े, तो एग्जाम टाइम में हार्ड टॉपिक पढ़ने के लिए, डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे पास ना तो समय रहेगा और ना मैं इतनी जल्दी वो टॉपिक्स कर पाऊंगा। सो बेटर ये है, जिन टॉपिक्स में आपको थोड़ा समय ज्यादा लगता है, आप उन टॉपिक्स को अभी कर लें। इससे आपको फायदा मिलेगा कि एग्जाम टाइम में आपको वो टॉपिक रिवाइज करने का टाइम भी मिलेगा और आपका टाइमली रिवीजन हो जाएगा। तो सिंपल टॉपिक्स मेरे हिसाब से बाद में करें और हार्ड टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स को अभी समझ लें। और यदि आपको उल्टा सही लगता है तो आप वो करके देख लीजिए अपनी रिस्क के ऊपर। तो हर टॉपिक को प्रायोरिटी दीजिए, कौन से टॉपिक को अभी करना है, कौन से को बाद में करना है, किसको कितना टाइम देना है। ये करने के बाद में आपको पास्ट पेपर्स के साथ में प्रैक्टिस करनी है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो CSIR नेट में आ रखे हैं वो पेपर उठाइए और उनके साथ में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बार बार करिए। जितनी ज्यादा आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको खुद को क्लियर होता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपको क्या चीजें और अभी पढ़ने की जरूरत है, आप कहां से वो चीजें पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा। हर कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर मोस्टली वही क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं जो पिछले 10 सालों से चले आ रहे हैं। आज तक तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं हैं। आप पेपर्स पुराने उठा के देख लीजिए, 10-10 सालों के पुराने क्वेश्चंस हर बार उसी तरीके से दिए जाते हैं। आज तक नहीं आया वो सवाल जो टेस्ट सीरीज में दे रखा है। तो फिर उसके साथ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है रिसेंट CSIR का, उसमें जो अलग तरीके के सवाल मिलेंगे आपको, अप्लाइड टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चन मिलेंगे, वो किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे। तो बेटर ये है कि आप पास्ट पेपर्स के साथ जाएं। इतना करने के बाद में कंसाइज नोट बनाने की आदत डाल लीजिए। कंसाइज नोट में क्या होते हैं, जो चीज आप भूल जाओगे, आपको लग रहा है, जैसे लेट्स से कि कोई एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आप भूल जाओगे, वो फॉर्मूला लिखें। जैसे मान लीजिए कि कोई एंजाइम और उसके इनहिबिटर का नाम है और आपको ये इनहिबिटर का नाम पहले से आता है, आपको लगता है कि ये इनहिबिटर का नाम आप नहीं भूल सकते, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। वही चीज लिखें जो आपको पता है कि आप भूल जाओगे। कंसाइज नोट का मतलब यही तो होता है। कंसाइज नोट का मतलब ये नहीं होता कि जो स्टेटमेंट है उसको छोटा करके लिख लिया, नहीं। ऐसे तो आपके दूसरे नोट्स बन जाएंगे पूरे। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, वो लिख के रखिए। ऐसा टारगेट कर लीजिए कि एक यूनिट के कंसाइज नोट एक पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। वो सही कंसाइज नोट होते हैं। उसके बाद में लास्ट बट नेवर एवर द लीस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। कुछ यकीन खुद की मेहनत पे करिए, कुछ यकीन ऊपर वाले पर करिए। अगर आपने मेहनत करी है तो भगवान आपका साथ जरूर देगा, और अगर आपको लग रहा है कि भगवान आपको साथ नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास में कोई बेटर प्लान है। यू नेवर नो, बहुत अच्छा कुछ प्लान है आपके लिए। खाना टाइम से खाते रहिएगा, सही से सोइएगा, प्रॉपर नींद लेते रहिए। बहुत कम सोने से अच्छी रैंक नहीं आएगी, मुझसे लिखवा के ले लो ये चीज। आपको लगता है कम खाने से, कम सोने से
आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप अच्छी रैंक ले आओगे, नहीं होता है ऐसा, सब करके देखा हुआ है। तो ये जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको सोचिए, समझने की कोशिश करिए, आपके साथ में आपको क्या करना है, और इन टॉपिक्स को थोड़ा सा, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा सीरियसली, थोड़ा सोचकर, है ना, उस तरीके से लेके देखिए। अगर आपको कोई टॉपिक में डिफिकल्टी लगती है, तब आप उस टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक ही टॉपिक है जो 4 टॉपिक को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहिए अपने स्टडी प्लान के साथ में। एक प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में आप पढ़ाई करिए, और अपना टाइम इधर-उधर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। अब अपन टॉपिक के साथ मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू।